Actually, this one is your lecture number 6, and in today's lecture we are going to learn first law of thermodynamics and its application. अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और इसकी एप्लीकेशन को समझने से पहले आपने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा, और सिस्टम सराउंडिंग के बारे में आपने आइडिया लेना होगा। एक चीज़ तो ये है कि चैप्टर नंबर 5 जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर था, उसमें आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर करा दी गई थी, बता दी गई थी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 में आपने थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इवन दो आपने सिस्टम एंड सराउंडिंग सब के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, रिकॉल हो रही हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम रिकॉलेशन की तरफ चलें, हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा जी, हमें क्लियर करना होगा सबसे पहले ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया हुआ है हीट से रिलेटेड। थर्मोडायनेमिक्स जो फिज़िक्स की ब्रांच है, इसमें हम पढ़ते हैं जब हीट किसी हद तक, बच्चे तो कुछ नहीं कह रहे, वहाँ से तो म्यूट नहीं है बेटा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? एक बार मेक श्योर कर लें कि आवाज़ आ रही है। आ रही है, बच्चे तो कह रहे हैं आ रही है, आ रही है। ये हेडफोन ख़राब तो नहीं है? हेलो 1 2 3 टेस्ट एंड हेलो। अच्छा सर, एक आयशा शौकत को आवाज़ आ रही है, बाकी किसी को आवाज़ नहीं आ रही? क्लियर है सर, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करने के लिए जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट से रिलेट करता है। अगर हीट जो कि एनर्जी है, हमने स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर हीट, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हीट एनर्जी ही है क्योंकि ये वर्क कर सकती है। तो हीट से हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हीट से मैं मैकेनिकल एनर्जी हासिल कर सकता हूँ, हीट से मैं केमिकल एनर्जी हासिल कर सकता हूँ, अगर या हीट से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकता हूँ हीट को। तो एक्चुअल में मैं हीट को स्टडी कर रहा हूँ डीपली, और मैं ये जान रहा हूँ कि हीट से मैं क्या काम ले सकता हूँ फिज़िक्स के अंदर, क्या मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है हीट। जिस तरह एक इंजन बनाया गया, हीट इंजन, जो कि आज सब जगह यूज़ होता है, मोटरसाइकिल के अंदर यूज़ होता है, आपकी कार्स के अंदर यूज़ होता है, और उस हीट इंजन की वजह से ही आपकी कार जो है ना वो मूव करती है। अगर वो हीट इंजन ना हो तो आपकी कार मूव नहीं कर सकती। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट एनर्जी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच विच इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं सिस्टम, और दूसरा कहते हैं सराउंडिंग। सिस्टम किस चीज़ को कहा जाता है? फॉर एग्जांपल, जिस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आपका सिस्टम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक कार है, इस कार को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो ये जो कार है ये मेरा सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो कार, इस पूरे सिस्टम को मैं स्टडी कर रहा हूँ, कितना मूव करेगी, कितने फ्यूल कंज्यूम करेगी, कितना आगे जाएगी, कितना ट्रैवल करेगी, कितना जो है इसके अंदर पावर है, सब चीज़ें जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा सपोज करो सिस्टम हो। अब इसके ऊपर जो अफेक्ट होगा वो किस चीज़ का होगा? फॉर एग्जांपल, अगर कहीं रोड ख़राब है तो वहाँ पे मुझे स्लो होना पड़ेगा। ठीक है, अब कार का कोई इसमें बॉल बेरिंग या कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, टायर वगैरह के अंदर मसला ना आ जाए, कहीं कील पड़ी हुई है तो हो सकता है इसके टायर जो है वो ब्लास्ट हो जाए। तो ये सिस्टम की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? ये सराउंडिंग की गलती है। तो जिस चीज़ को हम डीपली स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा ध्यान होता है, वो हमारा सिस्टम होता है। और जो उससे लिंक होता है उसकी बाउंड्रीज़ के बाहर, ये बाउंड्री है इसकी कार की, जो ये बाउंड्री है, इसके बाहर जो भी इसके साथ हो रहा होगा वो इसकी सराउंडिंग कर रही होगी। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक हो गया सिस्टम और एक हो गई सराउंडिंग, जिसको हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। सराउंडिंग का बहुत गहरा असर होता है सिस्टम। सिस्टम इज़ नथिंग विदाउट सराउंडिंग। मतलब अगर एक सिस्टम है, उसकी सराउंडिंग
का उसका कोई असर ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, उसके लिए फिर आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास आती है फिर काइंड ऑफ सिस्टम, कि कितने काइंड ऑफ सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, काइंड ऑफ सिस्टम की बात की जाए तो 3 हिस्सों में हम सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन टेक प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम मैंने बनाया है जिसके अंदर मैं मैटर को भी इन करवा सकता हूँ और एनर्जी को भी इन करवा सकता हूँ। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारा ओपन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, एक गिलास है पानी का, उस पानी के गिलास में मैं और पानी भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैं मैटर इंसर्ट करता हूँ। उस पानी को फॉर एग्जांपल मैं गर्म कर सकता हूँ, गर्म पानी उसके अंदर डाल के एनर्जी भी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, गोलियाँ डाल सकता हूँ उसके अंदर एनर्जी की XYZ। तो मैं उसके अंदर एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर मैटर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। ये बिल्कुल ओपन सिस्टम, आप मैटर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एनर्जी। दूसरी तरफ आता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन टेक प्लेस। सिर्फ मैं एनर्जी ट्रांसफ़र करता हूँ, मैंने उसको हर तरफ से बंद कर दिया। अब अगर मैं उसको हीट करूँगा तो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का एक एंड जो है वो अगर ओपन है, तो सिलेंडर को अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो एक एंड से मैं उसको हीट दूंगा, एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर में मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ और ऐड नहीं कर सकता। तो दिस इज़ कॉल्ड योर क्लोज सिस्टम, कि सिर्फ उसको आप सिर्फ हीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आइसोलेटेड सिस्टम तो एक ऐसा सिस्टम है, आइसोलेशन से ही निकला है। जैसे आजकल आइसोलेशन बहुत चल रही है, आइसोलेटेड हो जाओ भाई अगर आपको कोरोना हो गया। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? फिर तो भाई ना एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ना मैटर ट्रांसफ़र होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो आपका क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो 3 टाइप के आपके सिस्टम हो सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये थी आपकी जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि नेसेसरी थी आपके आगे बढ़ने के लिए थर्मोडायनेमिक्स से जो टॉपिक है उसमें। असल जो आपका बोर्ड के पेपर के अंदर अक्सर सवाल आ जाता है, सबसे पहले तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो बोलता है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर वर्क डन क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, आपने कैलकुलेट करना है। ऑल दो कि मैं जानता हूँ वर्क डन का जो फार्मूला है वो F/D है, F.D है। ये वर्क डन का फार्मूला जो है ना, ये मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन थर्मोडायनेमिक के अंदर वर्क डन का फार्मूला क्या हो सकता है, हमने ये चेक करना होगा। तो इसके लिए अब हमने एक सिस्टम को कंसीडर करना होगा, उसकी कोई ना कोई सराउंडिंग होगी। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सपोज कर लेते हैं सिस्टम जो है मैंने कंसीडर किया है एक सिलेंडर जो कि फिटेड है पिस्टन के साथ। यहाँ पे मैंने उसका पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया सिस्टम, जिसको मैं कहूँगा अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस। अब ये ऐसी वर्डिंग है, हर बार यही वर्डिंग आ रही होगी, कोई नई वर्डिंग नहीं आएगी, तो इसलिए कोशिश करना इस वर्डिंग को याद भी करते रहना। मैंने सबसे पहले क्या लिया? एक सिलेंडर लिया जिसके टॉप के ऊपर क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन इट। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे इस सिस्टम के बारे में कि इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स कहते हैं इसकी जो ये दीवारें हैं, ठीक है, इसकी जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब यहाँ से ना हीट आ सकती है ना जा सकती है। लेकिन इसकी जो बेस है, ये बेस जो है इसकी, ये बेस जो है ये इसकी कंडक्टिंग है। यहाँ से हम इसको हीट दे सकते हैं अगर हम देना चाहें तो हमने नेक्स्ट लाइन क्या बनाई? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बना द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज नॉन कंडक्टिंग और आइसोलेटेड है, और द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज कंडक्टिंग। बेस से जो है हम कंडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वॉल से कंडक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। अब पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है। ये पिस्टन हमारा ऊपर और नीचे मूव हो सकता है, अगर आप इसको करवा सकते हैं तो ये फ्री टू मूव है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम कहते हैं कि ये तो हमने बेसिक वर्डिंग थी जो हमने कंसीडर कर ली। अब हम कहते हैं हम प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट, प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा प्रेशर है, फॉर एग्जांपल अगर वो
ये एक बॉक्स है या लेट्स से 2 बॉक्स है या 3 बॉक्स है, ये मेरा प्रेशर है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा इस पिस्टन के ऊपर। इसको मैं पी रहने दूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। इसका जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, उसको मैं क्या मानूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये V1 है। इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है। पिस्टन की जो हाइट है वो क्या होगी, उस हाइट को मैं मान लूँगा लेट्स से Y1 कह लो या Y कह लो, आपकी मर्ज़ी है, या Y नहीं कहना H कह लो, आपकी मर्ज़ी है। Y वर्टिकल कॉलम होता है तो ये मैं कह देता हूँ Y1 है। इसकी जो हाइट है वो क्या है, Y1, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ हीट, इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ हीट। हीट प्रोवाइड करने से एट कांस्टेंट प्रेशर जो पिस्टन है आपका ये मूव कर जाता है अपवर्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये पुश करते हैं पिस्टन को और पिस्टन जो है वो मूव करके इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। लेट्स सपोज इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम क्या बन चुका है, तो इसका वॉल्यूम जो बन चुका है वो V2 बन चुका है। इसकी हाइट क्या बन चुकी है, इसकी हाइट जो है वो Y1 बन चुकी है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि ये जो Y1 से Y2 पे गया है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसने वर्क करा है। मुझे ये वर्क कैलकुलेट करना है, इस हीट ने वर्क करा है, जो मैंने इसको हीट दी थी इसी से तो वर्क हुआ है। तो मुझे इस वर्क को कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला कैलकुलेट करना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है जी, हमारा टारगेट क्या है, हम थर्मोडाइनमिक्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो हम हीट देंगे और हीट के बाद चेक करेंगे कि भाई वर्क हुआ है या नहीं, तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स। तो ये हमारा हो गया सेटअप। सेटअप आपने क्या करना, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से लेंगे। अच्छा, जो आपकी फोर्स है, फोर्स ये ऊपर की तरफ ही लगा रहे हैं और डिस्प्लेस भी ऊपर ही की तरफ हो रहा है, तो इसके अंदर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एंगल ज़ीरो होता है। तो एफ डॉट कॉस थीटा आता था, अगर आपको याद हो, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा नहीं लेकर आएंगे, कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, एज जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि वर्क जो है वो बराबर होता है किसके, एफ डॉट डी के। एंगल इनके दरमियान 0 है तो ये हो जाएगा एफ डी के, सिंपली एफ इंटू डी के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसके अंदर, तो इस तरह हम लोग मूव करते थे तो इसको डी बोल देते थे। यहाँ पर तो डिस्टेंस डी में ट्रैवल नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पोर्शन वो ट्रैवल कर रहा है, जितना वो वर्क डन मूव कर रहा है, वो कर रहा है इस एरिया में। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा डेल वाई, क्योंकि ये y2 माइनस वाई वन होगा। जिस तरह वहाँ पर अगर आपको याद होता था डेल्टा आर, हम कहते थे R2 माइनस R1, R2 से R1 के दरमियान मूव होने में वर्क हुआ, तो इसी ना डेल्टा वाई क्या है, Y1 से Y2 के दरमियान मूव होने में वर्क हुआ। तो यहाँ पर जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा वाई को। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई। एक चेंज तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक तो एंगल मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, सिंस द एंगल इज 0, कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो यहाँ मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं लिखूँगा एफ इंटू डेल्टा वाई, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, हेयर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ठीक है जी। अब अगर मैं फोर्स की बात करूँ ना, फोर्स, तो फोर्स क्योंकि प्रेशर से निकाली जाएगी, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। एंड इससे पता चलता है कि फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी प्रेशर इंटू एरिया के। इसको उठा के मैं पुट कर देता हूँ अपनी इक्वेशन में। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया ब्रैकेट y2 माइनस y1। ये डेल y की जगह मैंने क्या रख दिया, y2 माइनस y1। अब हम क्या करेंगे, एरिया को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एज इट इज। एरिया को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y1 से, माइनस एरिया को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y2 से। माइनस था ना बीच में, वो गलती से मैंने प्लस लगा दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, ऐसा अच्छा ऐसा मैंने करा कि मैंने इसलिए करा कि मेरे पास 2 डायमेंशन एरिया में मौजूद है, तीसरी डायमेंशन मेरा वाई है। जैसे फॉर एग्जांपल वाई हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये थर्ड डायमेंशन है। तो एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन क्या बन जाता है, एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन आपका बन जाता है वॉल्यूम। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फाइनल वॉल्यूम और इसको मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम। तो मेरे पास वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी, यानी कि एरिया इंटू y2, ठीक है, पहले y2 था, y2 माइनस y1 था, एरिया इंटू y2 बन गया v2 और एरिया इंटू y1 हो गया v1। तो एरिया इंटू y2 डेल v2 और v2 माइनस v1 किसके बराबर हो गया, डेल v के।
ये जो आपका वर्क डन आया है ये बिल्कुल अलग है किस चीज़ से, जो आपने वर्क डन कैलकुलेट करा था मैकेनिक्स के अंदर एफ डॉट में। इससे एक चीज़ और पता चलती है, इस वर्क डन से अगर मैं बोलूँ क्या यूनिट निकल के आएगी, तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हो गया पास्कल इंटू मीटर क्यूब जूल के बराबर है। इसकी जगह हम जूल रख सकते हैं क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है ना, और ये प्रेशर इंटू डेल वी भी वर्क आया, और इसकी यूनिट बनती है पास्कल इंटू मीटर क्यूब। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब भी किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। ये आप याद रखें एमसीक्यूज के अंदर अगर वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स के अंदर जो बहुत अहम सबसे पहले जो आपके पास आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉ आपको पढ़ाया जाता है वो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी होता है लेकिन वो नहीं पढ़ाया जाता। स्टार्ट ये लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से करते हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ये आपको बताते हैं कि आपने जो वर्क डन कैलकुलेट करा है, ऑल दो कि आपका वर्क डन बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इस सिस्टम को, ये मेरा सिस्टम है, मैं इसको हीट देता हूँ। जो हीट मैं सिस्टम को दे रहा हूँ वो है डेल्टा क्यू। ठीक है, और वो मान लेता हूँ कि मैं 200 जूल है। इसकी वजह से इसका पिस्टन जो है वो होता है मूव, और पिस्टन के मूव होने से ये करता है वर्क, और इसका वर्क कितना होता है 150 जूल। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा यार एनर्जी तो नेदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉयड वाली बात है, कभी भी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉयड हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने जब 200 जूल ऑफ वर्क किया तो 150 जूल ऑफ वर्क मुझे क्यों मिला, जब हीट मैंने 200 जूल दिए तो वर्क भी इसको 150 नहीं बल्कि 200 जूल करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या मसला आ गया, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दोबारा से साबित करा। और किस तरह, किसने कहा भाई जो वर्क डन हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की होती है एनर्जी, जब वो कम जगह पे मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी कुछ और है, जब उनको आपने हीट दी उनकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। तो कुछ हिस्सा से तो उन्होंने वर्क डन करा, लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी में सेव भी कर लिया। तो जो आप हीट सप्लाई करते हैं उससे सारा का सारा वर्क डन हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ वो वर्क डन इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की चला जाता है, वेयर डेल्टा यू इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप हीट सप्लाई में से माइनस कर लें वर्क डन के। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये यही साबित कर रहा है कि एनर्जी जो आप कह रहे थे नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड वो सही है, एनर्जी कहीं ज़ाया नहीं हुई है, वो उनकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। और इसका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन पता है फिर क्या होगा, ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। ऑल दो कि ये स्टेटमेंट सही है और केमिस्ट्री में आपको यही पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर बेस्ट ये है कि आप इसको दूसरे स्टेटमेंट से याद रखें। इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर मसला आया ना, कि हमने जो हीट दी उसके वर्क कैलकुलेट करा तो कम आया, तो पता चला वो इंटरनल एनर्जी में चला गया। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बात वही कर रहा है कि आपका जो वर्क हुआ हुआ लेकिन कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में रह गया। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है लेकिन अलग स्टाइल। ये स्टाइल है आपका फिजिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने का। इससे डिफाइन करेंगे तो ये वही रह जाएगा। हाँ, पी डेल्टा वी बराबर होगा एन आर टी डेल्टा टी के, उससे और आगे भी कर सकते हैं डेरिवेशन, लेकिन वो अभी ज़रूर नहीं है, वो हम करेंगे जब हम सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर करेंगे ना डेरिवेशन, तब वो वाला हिस्सा ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ तक आपके लिए बहुत है, वो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर में है। जहाँ तक मैंने मार्क करी वहाँ पर मार्क कर लो, वो आपके लिए नेसेसरी। अच्छा जी, अब है आपके पास द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इसका स्टेटमेंट बन गया। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है आप वो ये काउंट करने की, ये इसका स्टेटमेंट है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एनी थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल टू द हीट फॉलोज इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है जी। और ये हम पेपर में पी डेल्टा वी, बिल्कुल आप पी डेल्टा वी तक कर पाएंगे, वो एक्चुअली में नोट्स थे और नोट्स के अंदर
आगे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर की डेरिवेशन करानी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा था, लेकिन जब मैं सी पी माइनस सी वी की डेरिवेशन कराऊंगा वो एक अलग डेरिवेशन है, तो उसमें ये चीज़ समझा दे, वर्क डन का जो आगे का पोर्शन है वो वहाँ समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर पेपर में आएगा तो ये एक्चुअल में वर्क डन है पी डेल्टा का, ठीक है, इससे आगे नहीं करना आपको। अच्छा, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो भी मैंने आपको बता दी कि डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है यू एफ माइनस यू आई, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, और डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वर्क डन को। डेल्टा यू कहते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि देखो पहले से तो उसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी ना, जीरो तो हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा लाजमी आएगा। इसी तरह कोई ना कोई हीट हम उसको जो सप्लाई कर रहे हैं वो हम चेक करेंगे, तो वो डेल्टा क्यू होगा। और वर्क डन जो उसने हमें करके दिया उसको डेल्टा डब्ल्यू बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबके साथ डेल्टा लगाना बेहतर है, नहीं लगाओ तो कोई इशू नहीं है वर्क के साथ, लेकिन डेल्टा यू के साथ तो लाजमी लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक इतना आसान सा फार्मूला है कि इससे अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं तो आपके लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि सबकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इंटरनल एनर्जी है तो उसकी यूनिट भी जूल है, वर्क है तो उसकी यूनिट भी जूल है, हीट है तो उसकी यूनिट भी जूल है, सबकी यूनिट जूल है। बस आपने ये सोचना है कि इसमें से इंटरनल एनर्जी कौन सी है, हीट कौन सी है और वर्क कौन सा है। कोई दो चीज़ें आपको दे देगा और एक चीज़ आपसे कहेगा कि आपने कैलकुलेट करनी है, तो न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, कहते हैं ना, इससे बुरा क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है 11.7, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। 11.7, अभी एक मैंने मिस करा है बीच में 11.6, वो टॉपिक नहीं कराया मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम का, तो वो उससे सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल अभी जो है हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.7 की तरफ, जिसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये चले पहला मैं करा देता हूँ, बाकी जितने भी हो आप लोग सॉल्व कर लेगा। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसने हमसे कहा कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल, 400 जूल, अब ये जूल है, जूल तीनों की यूनिट है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हीट आर सप्लाई टू अ सिस्टम, तो ये वो है जो हीट सप्लाई की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा क्यू। एक चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ कह रहा है टू द सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल। अब देखो ये भी जूल है, मुझे क्या पता क्या चीज़ है, तो आगे इसने कहा ऑफ वर्क, 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज या चेंज एक ही बात होती है, तो आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल रहे, तो इंतहाई आसान एक न्यूमेरिकल, जिसका अगर मैं डेटा बनाऊँ तो क्या बनेगा। इसने मुझे गिवन किया है हीट, और वो कितनी है 400 जूल। इसने मुझे गिवन किया है वर्क, और वो कितना है 150 जूल। और इसने मुझसे रिक्वायर्ड क्या किया है डेल्टा यू। सोल्यूशन की तरफ आएँ, क्या फार्मूला लगेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है 400 माइनस 150, 400 माइनस 150 कितना हो जाता है, इसके लिए तो कैलकुलेटर भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, 250। जो ये पहला न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको क्लियरली सॉल्व करा दिया, बाकी के न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करने हैं इसलिए, तो इसको देख ले अच्छी तरह, कोई मसले मसाइल हैं तो पूछना, मतलब इसमें कोई मसला हो तो अजीब सी बात है, तो प्लस माइनस है सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो अब आगे का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, इसके आंसर्स बता दें जल्दी से, फिर हम आगे चलें। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट हो वो कहलाता है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा आपका हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर आपकी हीट जो है वो कांस्टेंट हो। ये आपका कहलाता है चार प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमें इन चारों प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है, इनका पूरा अरेंजमेंट बनाना है वर्डिंग के अंदर, और फिर फर्स्ट लॉ की इक्वेशन चेक करनी है कि कैसी नज़र आएगी इन प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, हमने ये देखना है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस।
अच्छा, पहले आपने इसको डिफाइन करना होगा। डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इंतहाई आसान डेफिनेशन। थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हम प्रेशर को चेंज नहीं होने देंगे, उसको कांस्टेंट रखेंगे। अब इसके अलावा कुछ चेंज होता है तो हो जाए। और हम हीट सप्लाई करेंगे, ये भी ज़रूरी है। हीट सप्लाई करना ये ज़रूरी है कि हीट सप्लाई करेंगे तो ही तो थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन आएगा और फर्स्ट का अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे लेनी होगी वर्डिंग। तो देखो मैंने आपको बताया ना, आप एक बार सारे प्रोसेस की वर्डिंग मिलती जुलती होगी, थोड़ी सी यूजेस भी चेंज होगी। नोट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। अगर आप उसको और आसान करना चाह रहे हो ना, अपनी ओन वर्डिंग में लिखना चाह रहे हो, तो बस आप इस बात को याद रखो कि हर बार आपने एक सिस्टम कंसीडर करना है और वो सिस्टम आपका सिलेंडर ही होगा और वो फिटेड पिस्टन से ही होगा। उसकी वॉल नॉन कंडक्टिंग ही होगी और उसकी बेस कंडक्टिंग ही होगी ज़्यादातर केस में। ठीक है, तो ये वर्डिंग तो चेंज नहीं होने वाली। बाकी फिर जो प्रोसेस के हिसाब से थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होगी वो आपने याद कर लेनी। तो एक जर्नलाइज वर्डिंग होगी। तो वो जो जर्नलाइज वर्डिंग है, ज़रा मैं वो आपको बता रहा हूँ वो क्या होगी। नंबर वन, आप सबसे पहले तो यही कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ सिलेंडर fitted with piston contain certain amount of gas in it। उसके अंदर कोई गैस मौजूद है, विच एक्ट एज अ वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि वही गैस वर्क करेगी। उस गैस को जो प्रेशर मिलेगा, मूव होगी, ऊपर होगी, नीचे आएगी, उसकी वजह से वर्क होगा। तो ये भी लिख सकता हूँ, विच एक्ट एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ वर्किंग सब्सटेंस है वो हमारा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बतानी है कि भाई हमारा जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव है। वो पिस्टन फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम पिस्टन को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और हमने ये भी बताना है कि उसकी जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है और जो उसकी बेस है वो कंडक्टिंग है। तो किस तरह बताएंगे ये दूसरे पॉइंट के अंदर। ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पॉइंट में लिखे, आप डायरेक्ट एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। द पिस्टन इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस, सब्सटेंट हो गया, सब्सटेंस है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब जिस जिस चीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है, गैस है ये। वर्किंग सब्सटेंस आपकी यहाँ पर गैस है। द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड फ्रिक्शनलेस। आपका जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव है और वो फ्रिक्शनलेस भी, यानी कि इसलिए फ्रिक्शनलेस कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई वर्क डन वगैरह ज़ाया नहीं हो रहा होगा। कहीं आपका वर्क डन इसकी वजह से ज़ाया हो जाए कुछ हो जाए, नहीं, हमने आइडियल सिस्टम लिया। और इसकी जो वॉल है, द वॉल ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की वॉल है, आर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। और जो इसकी बेस है, बेस इज कंडक्टिंग। ये आपकी बेसिक वर्डिंग है जो हम सब जगह यूज़ करेंगे। अब हीट भी सप्लाई करेंगे हम, क्योंकि वर्क हीट देंगे, सप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है तो हीट तो सप्लाई कर दी, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भाई उसमें तो नहीं कर सकते, उसमें माजरत कर लिया। लेकिन अदरवाइज़ हमें हीट तो सप्लाई करनी है। तो जो हीट हमने सप्लाई करनी है, नाउ इफ़ द डेल्टा क्यू heat is supplied to a system at constant प्रेशर। ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करें तो ये लाइन ऐड हो गई। इफ़ डेल्टा क्यू हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम P1 to
V2, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? अब ये हम ऑलरेडी वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स के अंदर कर चुके हैं। यहाँ से अब वही वाली डेरिवेशन दोबारा शुरू हो जाएगी। सही है, तो हम कहेंगे नाउ फॉर द वर्क डन, नाउ फॉर वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल वाई। क्यों हो जाएगा डेल वाई? मैंने आपको बता दिया। तो वर्क हो जाएगा आपका प्रेशर इनटू एरिया, डेल वाई की जगह आ जाएगा Y2 माइनस Y1। अच्छा, डायग्राम वही वाली आएगी। कौन सी वाली डायग्राम आएगी? वही वर्क डन इन थर्मोडाइनमिक्स वाली। तो वर्क आपका बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया Y2 माइनस एरिया Y1। तो वर्क आपका बराबर आ जाएगा P इंटू डेल्टा V के। कैसा है अभी? अच्छा, ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, फिर आप बोलेंगे सर कहाँ से आ गया। ये हो जाएगा P, ये बन जाएगा वॉल्यूम 2 और ये बन जाएगा वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा। तो आपने वर्क डन निकाल लिए, ठीक है, कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। लेकिन आपने क्या नहीं किया, आपने फर्स्ट लॉ को नहीं दिखाया कि फर्स्ट लॉ कैसा नजर आएगा इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तब आप लिखेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics in term of isobaric process can be given as। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसा नजर आएगा? देखो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू था ना। डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं क्या रख दूंगा? जो मैंने फार्मूले से निकाला है वर्क। वर्क क्या निकाला है? पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। तो ये उसके अंदर चेंज आएगा। अब यहाँ पर आपको पी डेल्टा वी नजर आएगा, किसकी जगह? डेल्टा डब्ल्यू की जगह। तो है तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और नीचे वाला भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, लेकिन ये है जर्नल और ये इन आइसोबैरिक प्रोसेस। इससे ये भी पता चलता है कि इसका मतलब हर प्रोसेस में ये इक्वेशन चेंज होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये तो जो हमने करा है, ये हमने किसके अंदर करा है? ये हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर करा है। और इसके अंदर जो डायग्राम है वो भी एक नज़र देखिए। तो डायग्राम का मसला भी ना हो आप लोगों को। कौन सी डायग्राम है? मैंने आपको बताया था कि आपने एक लेना है सिलेंडर जो कि फिटेड है पिस्टन से, कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन इट। इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। हीट जो है वो इसको सप्लाई की जाएगी, जिससे ये मूव होकर ऊपर चला जाएगा। इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अगर एक ब्लॉक था तो एक ही ब्लॉक रखा हुआ है, प्रेशर को चेंज नहीं करा। इसकी हाइट जो थी वो Y1 थी। फाइनल हाइट जो इसकी क्या हो जाएगी? Y2 हो जाएगी। और यहाँ पर जो हाइट का चेंज आएगा वो होगा डेल्टा वाई, जो होगा Y2 माइनस Y1। यहाँ पर इसने वर्क डन किया हो। ठीक है, जो प्रेशर है वो ये है कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, क्लियर है ये? कोई मसले मसाइल नहीं है? कोई मसले मसाइल सब ओके? डायग्राम भी बनानी है बिल्कुल, तभी तो मैंने बनाई, वरना मैं क्यों बनाता। ओके, चलें अगले प्रोसेस की तरफ। सर कैन प्लीज दिस, सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस लॉ? व्हाट लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और आइसोबैरिक प्रोसेस। लॉ ये कहता है कि जो हीट हम सप्लाई करते हैं उसमें से कुछ से वर्क डन होता है और कुछ से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती। वो अगर वर्क डन कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हुआ तो
फर्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले वर्डिंग ली है आइसोबैरिक प्रोसेस की। सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, बिल्कुल होगी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो आप लोग करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पीवी डायग्राम बनानी है, प्रेशर और वॉल्यूम की डायग्राम बना रही है, तो आप देखो क्या हो रहा है पीवी डायग्राम के अंदर, उसके हिसाब से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बार रिकॉल कर देते हैं सारा कुछ जो हमने किया है। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप प्रोसेस अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। इसकी अगर हम स्टार्ट करें कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आइसोबैरिक प्रोसेस में किस तरह नजर आएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले कंसीडर करना होगा एक सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन इट, ब्रैकेट में दिया वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि जो गैस है वो आपका एज अ वर्किंग सब्सटेंस काम कर रहा है। द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड फ्रिक्शनलेस, यानी कि फ्रिक्शनलेस बोलना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होगी पिस्टन के मूव होने में, वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है और फ्री टू मूव। The wall of a cylinder are perfectly conducting, non-conducting, whereas the base is perfectly conducting. जो उसकी वॉल है वो कंडक्ट नहीं कर रही है, लेकिन बेस से हम उसे हीट सप्लाई कर सकते हैं। नाउ इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर में कांस्टेंट रखता हूँ पी, और उसमें मैं डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ, इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, V1 से V2, ये डायग्राम हम समझा चुके हैं। अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डेल्टा वाई। यहाँ पे डेल्टा वाई क्यों है, ये मैं आपको ऑलरेडी वर्क एंड थर्मोडायनेमिक्स में बता चुका हूँ कि डेल्टा वाई हाइट के चेंज की वजह से वर्क हो रहा है, हाइट पे कितना चेंज आएगा उतना वर्क होगा, तो इसलिए यहाँ पर डी के बजाय डिस्टेंस की जगह वाई यूज़ हो रहा है। बात वही है कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में हो, जेड एक्सिस में हो, क्या फर्क होगा, तो यहाँ वाई एक्सिस में हो रहा है। डेल्टा वाई का मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन, और फोर्स का फार्मूला है प्रेशर इंटू एरिया। कैसे है ये दूसरी तीसरी दफ़ा हम लोग पढ़ रहे हैं। एरिया को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इंटू वाई टू बन जाएगा वॉल्यूम टू, एरिया इंटू वाई वन बन जाएगा वॉल्यूम वन, दोनों को माइनस करेंगे ई डेल्टा वी के बराबर आ जाएगा। तो वर्क डन आपने निकाल लिया, किसके बराबर होता है किस प्रोसेस में, इन आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ को लिखना चाहता हूँ तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ये है, लेकिन जब मैं वर्क डन को रिप्लेस करूंगा तो वर्क डन रिप्लेस होगा तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कुछ और हो जाएगी, और वो जो इक्वेशन नहीं आएगी वो इक्वेशन कहलाएगी, है तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, कोई नया लॉ नहीं आ गया, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, लेकिन ये अलग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, एंड दैट्स इट। और इसके बाद है आपके पास इसकी डायग्राम जो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, कोई मसले मसाइल हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा जी, कोई मुझे बताएगा आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की। बस ये बता दो क्या चीज़ कांस्टेंट होती है आइसोकोरिक प्रोसेस में। और तेरी प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में, आइसोबेरिक में भी प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, फिर हमने एक नया नाम लिखा उसका आइसोकोरिक प्रोसेस और उसमें भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, सही है ना, क्या बात है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चले वॉल्यूम लेना भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, नमाज के बाद, नमाज स्टार्ट होने के लिए जा रही है तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है नमाज का, नमाज के बाद फिर हमारे से कोरिक प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है सर। डेल्टा वी आपको क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि चेंज नहीं आना चाहिए। V2 माइनस V1 किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के, और ये कब आएगा जब V2 और V1 दोनों V ही रहे, वो चेंज ही ना हो, तो ज़ाहिर है V माइनस वी फिर ज़ीरो ही होगा ना। तो ये हमने टारगेट अचीव करना है, इसकी हमने वर्डिंग बनानी। तो जो शुरू वाली वर्डिंग है वो तो कोई चेंज नहीं हो रही, वो तो मैंने वैसे ही लिख दी भाई कि कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन इट। अब यहाँ पर जो आपने एक लाइन की ना, द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर आप कहेंगे द पिस्टन इज फिक्स्ड एंड अनेबल टू मूव। सपोज करो मैंने यहाँ पे स्क्रू लगा के पिस्टन को टाइट कर दिया, अब कुछ भी कर लो ये पिस्टन ऊपर मूव हो ही नहीं सकता, तो एक वो वाली लाइन आपकी चेंज हो गई। अब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे हम सिस्टम को, ठीक है, और अब हम चेक करेंगे कि क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है कि जो आपका डेल्टा वी है वो क्या है, ज़ीरो आया है, और आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो जब आपका डेल्टा वी ही ज़ीरो आया है,
जब आपका डेल्टा वी 0 आए तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। जब आपका डेल्टा वी 0 है, आप वॉल्यूम को चेंज ही नहीं होने दे रहे, तो फिर वर्क डन भी तो आपका 0 होगा। और अगर आपका वर्क डन 0 होगा तो फिर फर्स्ट लॉ की इक्वेशन इन टर्म ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस कैसी नज़र आएगी। तो इसके लिए मैं लिखूँगा नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics in isocoric process can be given as नहीं, ये सब कुछ आपने लिखना है, फिर ये लाइन लिखनी है, फिर इस लाइन के बाद ना आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू तो आपका वैसे ही 0 है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा, डेल्टा क्यू बराबर आएगा डेल्टा यू। अब ये लॉ कुछ इस तरह नज़र आएगा, वैसे ही एक्सेल में ये था, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में ये इस तरह नज़र आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्यूपल लाइन के बाद, प्यूपल क्या होता है, प्यूपल लाइन के बाद ये इक्वेशन लिखें, फिर नेक्स्ट लाइन। हाँ, वो जो जर्नल लाइन थी वो तो लिखनी है ना। सर ये बेसिकली कैसे होगा, सर ये बेसिकली कैसे होगा, ये बेसिकली ऐसे होगा जैसे प्रेशर कुकर में होता है। प्रेशर कुकर के अंदर हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, अब उसको हम हीट करते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, अंदर प्रेशर ही बढ़ता रहता है, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में जाता है, इसलिए आपका गोश्त जल्दी गल जाता है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी चेंज होती है, इतनी चेंज होती है कि हीट उसको ज़्यादा मिलती है गोश्त को, तो गोश्त जल्दी गल जाता है प्रेशर कुकर में। तो फिजिकली ये ऐसे होगा, सही है सर। और आप लोग तो वैसे ही किचन वगैरह में जाते होंगे तो आपको तो ज़्यादा आइडिया होगा इसका। प्रेशर कुकर ऊपर वो सीटी लगाई होती है, देखिए वो क्यों लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है कि अंदर प्रेशर इतना बढ़ रहा होता है कि हो सकता है कि प्रेशर की वजह से वो फट जाए आपका प्रेशर कुकर। तो उसको रोकने के लिए ना वो सीटी लगाई जाती है कि इतना प्रेशर हो जाए कि अगर वो उस सीटी को उठा सकता है, इतना अंदर प्रेशर डेवलप हो गया कि वो उसको अगर उठा सकता है, तो फिर जो है ना वो सीटी बजना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब जो है ना इतना ज़्यादा अंदर प्रेशर हो चुका है कि अब सीटी को उसने उठा दिया और अब फट जाएगी। एक बार सब रिपीट कर दें स्टार्ट से। चलिए जी कर लेते हैं एक बार सब रिपीट स्टार्ट से। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने कहा था वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस था। आइसोकोरिक प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट रखने के लिए मैंने क्या करा, पिस्टन जो है उसका जो ऊपर वाला कैप है ये इस तरह लगा दिया, इस तरह कर दिया कि फिक्स हो गया, बिल्कुल मूव ही नहीं हो सकता। इसके मूव ना होने की वजह से मैं इसको कितनी हीट देता रहा हूँ, कितनी हीट देता हूँ, ये ब्लास्ट तो हो जाएगा लेकिन ये मूव नहीं होगा। मैं वॉल्यूम चेंज नहीं होने दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इससे पता चला भाई मैंने वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया, तो वॉल्यूम का हो गया 0। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं वर्क डन को, तो वर्क डन बराबर किसके होता है, पी डेल्टा वी के। जब आपने कह दिया डेल्टा वी ही 0 है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा नजर आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो आपने इक्वेशन लिखी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वर्क की जगह 0 रख दिया, क्योंकि इसमें वर्क की जगह 0 आता है। वर्क की जगह जैसे आपने 0 रखा, आपके पास आंसर आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर ऐसे होगी कि जितनी भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उससे किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो रहा, तो अब वो हीट उसी के पास एब्जॉर्ब हो रही है, वो कहीं जा ही नहीं रही, वो इन्वायरमेंट में कहीं पर भी ज़ाया नहीं हो रही। तो वो हीट जितनी भी हम दे रहे होते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करे। गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर पागल हो चुके हैं फटने के लिए, वो पिस्टन भी नहीं मिल रहा उनको कि उसको मूव करके जो है ना धक्का दे के ऊपर कर दें, वो क्या करेंगे, वो और तेज़, इसीलिए तो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इंटरनल एनर्जी नहीं वर्क में कन्वर्ट हो रहा था तो कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती, फिर ब्लास्ट थोड़ी ना होता। तो वही ऐसा भी है, जैसे एक शख्स है वो जो है वो खाना खाता है, ठीक है, और वो दिन भर के काम भी करता है,
तो वो शख्स जो होता है, आपने देखा होगा ना, वो पतला दुबला स्मार्ट सा होता है, वो बेचारा बेचारा इतने काम करता है, सब कुछ खाता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी उसकी कम लगती है। लेकिन एक शख्स बेटा बैठा रहता है, जैसे आजकल सबका हाल है, कोरोना की वजह से सब घर में बैठे हुए, तो वो खाता रहता है, उसकी वजह से सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती होती है, तो फिर उसका साइज़ वगैरह आपको देख सकते हैं क्या हो जाता है। तो वो है आपका एक तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस। समझाने के लिए वैसे बता रहा हूँ जनरली, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब जो है हम आ जाते हैं कहाँ पर, आपका थर्ड एप्लीकेशन। द थर्ड एप्लीकेशन इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो पहले तो आपने इसको डिफाइन करना होगा पहले फेज में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बताएं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैं बता नहीं रहा, लिख नहीं रहा, आप लोगों ने बताना है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। A process, a thermodynamic process during which dash of the system remains constant. Fill in the blanks. क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी। हाँ जी ज़नेरा, अब समझ में आ गया आपको। मारिया जोया, बिल्कुल सही, ठीक है जी, डेफिनेशन में नहीं लिखा। अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब स्टार्टिंग तो किसी की भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो सबकी कॉम्प्लिकेशन सेम है, मतलब वर्डिंग सेम है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो एंडिंग है ना, थोड़ी सी वो ख़तरनाक है। उसकी वजह पता है क्या है, मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं होने देना। इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है। सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इंटरनल एनर्जी कम है, टेम्परेचर कम है, तो इसका सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक होता है वो टेम्परेचर से होता है। ये बात आप अपने पास पहले नोट डाउन करें कि तो डेल्टा यू है विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इसका ताल्लुक किससे होता है, टेम्परेचर से होता है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कुछ भी कर लूँ, टेम्परेचर को चेंज ना होने दूँ, जो असल टारगेट है। जैसे मैंने क्या किया था, वॉल्यूम को चेंज नहीं होने दिया था, एक में प्रेशर को चेंज होने दिया था। अब जो मेरी कंडीशन है वो ये कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं टेम्परेचर को चेंज होने नहीं दूँगा। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं टेम्परेचर को चेंज होने नहीं दूँगा, ज़रा इसके लिए समझना। ये है मेरे पास बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो है ना, वो कंबाइन होने के लिए जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से। ये है मेरे पास एक सिस्टम, ठीक है, और इसका पिस्टन जो है ना वो मेरे हाथ में मौजूद है। मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ और मैं इसको नीचे कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस सिस्टम की होगी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 200 जूल, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब मैं इसको सप्लाई करता हूँ डेल्टा क्यू हीट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हीट सप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम मैं इसके ऊपर से जो प्रेशर है ना वो उसको रिमूव कर दूँगा। यानी कि जो मैंने एक्चुअल में हैंडल मैंने कहा है मेरे हाथ में, वो एक्चुअल में प्रेशर है जो मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एक ब्लॉक को रिमूव कर दूँगा। मैं यहाँ पे थर्मामीटर मैंने लगाया हुआ होगा, टेम्परेचर मेजर्ड हो रहा होगा, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ मैं मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो इसका वो 30 डिग्री है, कितनी इंटरनल एनर्जी पे, 200 इंटरनल एनर्जी पे। अब क्या होता है, जैसे ही मैं देखता हूँ इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, 30 से 31 की तरफ जाने लगा, मैं फ़ौरन से ऊपर से एक प्रेशर हटा देता हूँ। जैसे मैं प्रेशर को रिमूव करूँगा तो क्या होगा, जब प्रेशर को हम रिमूव करेंगे तो इसको जो है, इसको जगह मिल जाएगी एक्सपेंड होने की, तो ये पिस्टन आपको ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका टेम्परेचर वापसी वही हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं देखूंगा इसका टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है, मैं ऊपर से प्रेशर हटा दूंगा। जैसे जैसे मैं प्रेशर हटाता जाऊंगा इसका जो टेम्परेचर है वापसी नॉर्मल होता जाएगा। तो यहाँ जो मुझे काम करना है, थोड़ा सा वर्डिंग का एक्स्ट्रा एडिशन करना है, वो ये है कि इफ़ यू वांट द टेम्परेचर टू रिमेन्स कांस्टेंट, तो एट द सेम टाइम व्हेन वी आर सप्लाइंग द हीट टू अ सिस्टम, जब हम सप्लाई करेंगे हीट सिस्टम को, एट द सेम टाइम स्लोली वी आर रिमूविंग द प्रेशर ऑन द सिस्टम। हम रिमूव कर रहे होंगे प्रेशर को सिस्टम से, ताकि सच दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ताकि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये हमें थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर एक्स्ट्रा लिखना हो सकता है। बाकी अगर बात की जाए इसकी इक्वेशन की, तो ज़रा आप नोट करें, आपने खुद कह दिया है कि टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया जाएगा, तो डेल्टा यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा यू अगर ज़ीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसा नज़र आएगा, वही दोबारा वाली लाइन आएगी, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ
आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये आएगी। ये जो है ना, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी, ये किस प्रोसेस में निकल के आएगी? ये प्रोसेस कॉल्ड आइसो थर्मल प्रोसेस। ठीक है जी, ये एक आसान सा प्रोसेस था। अब इसी की तरह का एक मिलता जुलता एक लास्ट प्रोसेस है आपका, जिसको हम कहते हैं, मिलता जुलता तो नहीं, खैर हीट से ताल्लुक है इसका, एडियाबैटिक। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का ताल्लुक हीट से है। ना तो मैं हीट दे सकता हूँ, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ना तो सिस्टम में हीट आ सकती है, ना हीट जा सकती है। पता है इसकी मिसाल क्या है? ये आपके जो थर्मा क्या कहलाते हैं, वो जो आप पानी को ठंडा रखने के लिए लेके जाते हैं यार, उसका कोई नाम होता है। तो पानी आपको उसके अंदर ठंडा रहता है। चाय जो होती है वो गर्म कर लेके जाते हैं, तो वो गर्म ही रहती है। तो उसमें से ना हीट बाहर आ रही होती है, ना हीट अंदर जा रही होती है। अंदर की चीज़, हाँ थर्मोस, बिल्कुल एग्जैक्टली थर्मोस, नाम जबान पे नहीं आ रहा था इसका। तो थर्मोस वगैरह जो होते हैं, एक्चुअल में ये आपके एडियाबैटिक सिस्टम होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जितना हीट आ सकती है, ना हीट इधर से बाहर जा सकती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो एक लाइन में कह रहे थे ना कि बेस आर कंडक्टिंग, बेस बड़ी कंडक्टिंग है भाई। अब बेस कंडक्टिंग नहीं हो सकती, अब बेस आपकी नॉन कंडक्टिंग है, बल्कि पूरा सिस्टम ही आइसोलेटेड सिस्टम होगा। कहीं से भी हीट एंटर और लीव नहीं कर सकती। तो वर्डिंग के अंदर एक थोड़ा सा चेंज वहाँ पर आएगा, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा ही होगा। ठीक है जी, कि हीट भी नहीं आ सकती, मास भी नहीं बढ़ा सकते, कम कर सकते, बिल्कुल आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आपकी सब चीज़ें जो है वो इंसुलेटिंग है। क्या चीज़ें? वॉल भी और बेस भी। अगर ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा क्यू ही ज़ीरो हो गया। डेल्टा क्यू क्यू ज़ीरो हो गया कि भाई डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को। आपने कहा है ना हीट एंटर हो सकती है, ना हीट लीव हो सकती है। तो इस सिस्टम की हीट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। चेंज इन हीट, डेल्टा क्यू हीट सप्लाई को बोलते हैं, जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो। तो अगर डेल्टा क्यू ज़ीरो हो चुका है, तो ज़रा मुझे बताएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन कैसी नज़र आएगी? डेल्टा क्यू ज़ीरो हो चुका है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू ज़ीरो हो चुका है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। या डेल्टा यू को इस तरफ लिया तो क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, या माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस कहाँ शिफ्ट होता है। इससे बस ये पता चलता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी से ही आपको वर्क डन करना पड़ जाता है, आपको अलग से हीट नहीं दी जाती वर्क डन के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपसे काम लिया जा रहा है लेकिन आपको पेमेंट नहीं की जा रही उस काम की। तो आप अपने ही तरफ से जितने आपके पास पैसे से जमा पूंजी, आप उससे जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? आपकी इंटरनल एनर्जी, आपके अपना अमाउंट ज़ाया होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलने नहीं वाला। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट के एतबार से अगर देखा जाए तो ये होगा, इसके अंदर हीट इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो था ना, इसके बाद मैं अगर समझूँ इसको एमसीक्यूज़ के एतबार से, तो हमने टोटल कितने सिस्टम पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये हमने चार प्रोसेस पढ़े हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं पहले पोर्शन में, अब इस तरह चार्ट बना ले ताकि आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए आसानी रहे। माइक वगैरह तो किसी का भी अनम्यूट हो सकता है, मैंने ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग खुद माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। जिसको भी जवाब पता हो माइक अनम्यूट करे और जवाब दे। तो पहले आपने बताना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या चीज़ कांस्टेंट होगी भाई? कौन बताएगा? तो आइसोबेरिक प्रोसेस में माइक अनम्यूट करके बोल दो अगर मसला है तो। प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट। अच्छा, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कैसी दिखेगी?
फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कैसे दिखेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू। इसमें फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कैसी दिखेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। इसमें कैसी दिखेगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इसमें कैसी दिखेगी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब सवाल बनता है आपका कि मुझे बताएं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। इन प्रोसेस में से बताएं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। हाँ जी, किसका माइक अनम्यूट किया जाए। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। बात समझ में आ रही। अच्छा जी, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो नेगेटिव होती है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की नेगेटिव होती है। तो ये जो सवालात हैं ये एमसीक्यूज बेस्ड आपके पास पेपर में आ रहे थे। एमसीक्यूज में इस तरह के सवालात आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आप ये चार्ट बना लेंगे तो आपसे ये आसानी रहेगी कि देखो आइसोथर्मल वो प्रोसेस है, सिर्फ एक जो ही बता रही है, बाकी सारे सॉरी। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर वर्क डन नेगेटिव होता है या फिर इंटरनल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो कह सकते हैं नेगेटिव इंटरनल एनर्जी। ये वो प्रोसेस है जिसमें वर्क जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ये वो प्रोसेस है जिसमें वर्क जो है वो क्या होता है, पी डेल्टा वी। दीज आर द एमसीक्यूज जो कि आपसे रिलेटेड हैं, पूछ सकते हैं। अब जो है वो आज का जो टॉपिक है वो आपका एंड होता है यहाँ पर। कोई सवालात वगैरह हैं जो आपने डिस्कस करने हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी।